गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। भौतिक विज्ञान की कक्षा 10 की इस कक्षा में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। गोलीय दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना को कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को कहते हैं। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आइए देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी 2 नियम हैं। इसमें से पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। अपवर्तित किरण यानी कि अपवर्तन के पश्चात होकर जाने वाली किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब हम लोगों ने खींच लिया है, ठीक है। इसको लंब के बजाय अभिलंब कहते हैं क्योंकि ये पूरे तल पर अभिलंबवत है। लंब हमेशा किसी एक बिंदु पर होता है, जबकि अभिलंब पूरे तल पर अभिलंबवत होता है, पूरे तल पर लंब होता है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा इस तरह आपतन कोण की ज्या का मतलब त्रिकोणमिति में साइन से होता है, जो हम लोग साइन कोसाइन लिखते हैं। तो आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या के साथ, ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से लिखते हैं, जबकि आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन आई और ये हो गया साइन आर। तो हिंदी में इसको पूरा यहाँ से लेकर के आपतन कोण की ज्या इतना हिंदी में लिखना पड़ेगा, जबकि गणित की भाषा में आप लिखें तो केवल साइन आई से ही आपकी बात पूरी हो जाती है, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर, यहाँ पर देखें, साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। इस नियतांक को कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। ये जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में सवाल आता है जिसमें वो कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताओ, या कई बार केवल इतना ही सवाल आता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो अगर अपवर्तन के नियम आएंगे तो हमको ये दोनों नियम लिखने पड़ेंगे, और अगर स्नेल का नियम आएगा तो हमको सिर्फ दूसरा नियम लिखना होगा। अगर आप इस चित्र में देखें तो यहाँ पर प्रकाश की एक किरण, आपतित किरण आ रही है और ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ये देखिए जरा, ये वाला जो इसका रास्ता है, जो ये लाल रंग से मैंने हाईलाइट किया है, ये रास्ता इसका वास्तविक रास्ता है। तो इससे न जा करके ये प्रकाश की किरण घूम गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर 2 तरीके के माध्यम होते हैं। एक विरल माध्यम, विरल शब्द का मतलब होता है दूर दूर,
और सघन शब्द का मतलब होता है पास पास, यानी वे सभी माध्यम, जैसे कांच ले लीजिए, जहाँ पर पदार्थिक कण बहुत पास पास होते हैं वो सघन माध्यम बोले जाते हैं, और वायु जैसे है तो वो विरल माध्यम माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार x y एक अपवर्तक तल है जिस पर कि P एक आपतित किरण आ रही है I आपतन कोण पर। यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना है? आपतन कोण ये है I, और ये है क्या? अभिलंब से आपतित किरण का झुकाव। अभिलंब से आपतित किरण का झुकाव। इसी तरह से हमारे पास अपवर्तन कोण हमारा R है, और ये अभिलंब से अपवर्तित किरण तक का झुकाव है। अपवर्तित किरण को R से दिखाया गया है, जबकि N और M एक अभिलंब को प्रदर्शित करते हैं। Q वह बिंदु है जिसे हमने कहा आपतन बिंदु। तो Q यहाँ पे क्या है? आपतन बिंदु है। इस प्रकार हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझ गए। अब आइए स्नेल के नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरा नियम, वही भाषा दोबारा से यहाँ पर है। यदि प्रकाश की एक किरण किसी एक, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हम लोग जल्दी जल्दी में केवल माध्यम लिख देते हैं। ध्यान रहे, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको 1 और 2 से हमने लिखा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। जैसे किसी ने ANG लिख दिया है तो इसका मतलब हुआ कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। यहाँ पर A का मतलब हो गया है एयर, मतलब कि वायु, और G का मतलब हो गया है ग्लास यानी कि कांच। तो जब हम देखते हैं कि अपवर्तनांक किस तरह, जैसे किसी ने लिखा मान लीजिए ANW, क्या मतलब हुआ? जल। यहाँ W जो है वो जल हो गया, W = हम लोग मान लेते हैं वाटर यानी कि जल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, यानी जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इनके मान भी अगर हो सके तो आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपवर्तनांक प्रश्न में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और जो इसका मान होता है वो कांच के लिए 3/2 और जल के लिए 4/3। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सबके अपवर्तनांक याद करने हैं, बस इसका अपवर्तनांक आप याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर वही बात लिख के आ गई, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। प्रकाश की चाल पहले माध्यम में बटे प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में। मतलब जब कोई लिखता है ANG तो उसका मतलब क्या होता है? ANG लिखने का मतलब होता है VA/VG। देखें यहाँ पे 1 और 2 लिखा था तो हम लोगों ने V1/V2 किया।
इसी तरह यहाँ पर वी ए है तो ऊपर हमने ए लिख दिया और नीचे लिख दिया जी, क्योंकि बाद में है जी। वी ए क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश का वेग बटे जी जो है वो क्या है? ग्लास यानी कि कांच में प्रकाश का वेग। तो कांच में प्रकाश का वेग और वायु में प्रकाश का वेग। इसी तरह से अगर किसी ने लिखा है ए एन डब्ल्यू तो वो क्या होगा? वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, और इसको बोलते हैं क्या? वायु में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग। तो क्या आप बता सकते हैं कि WNG का मतलब क्या होता है? WNG का मतलब क्या होता है और इसका सूत्र क्या बनेगा? ये कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए आगे चलते हैं और अब स्नेल के नियम के बाद हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की किरणें किस प्रकार आपतित होती हैं। मैंने आपको बताया कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, या तो सघन या विरल। सघन माध्यम जिनके घनत्व अधिक होते हैं, वायु विरलतम माध्यम माना जाता है। हालांकि प्रकाश निर्वात से होकर जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर वायु को भी जो है वो निर्वात ही मानकर चलते हैं। वायु को हम लोग यहाँ पर निर्वात ही मानकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं जरा। कह रहे हैं कि यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब क्या होता है? करती हैं तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, झुक जाती हैं। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि एक तल है, इस पर हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया है। ये अपवर्तक तल है। प्रकाश की एक किरण इस तरीके से आ रही है और इसको जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन अपवर्तन के बाद ये इधर नीचे आ जाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम यानी कि कांच में आ रही है। सघन माध्यम यानी कि कांच में आ रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। इसी प्रकार यदि प्रकाश की किरणें इसका विपरीत गति करें, इसकी विपरीत गति करें, यानी कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी, तो बोलो क्या हो जाएगा? यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो क्या होगा? उस समय ये अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर हमने अभिलंब ले लिया है और इस बार ये प्रकाश की किरण आ रही है जो कि उसका सीधा रास्ता है, और ये इस बार इस तरफ घूम जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम मान लीजिए कि कांच या पानी हो सकता है और वायु। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सघन से विरल में अगर जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, दूर हट जाती है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा।
तो प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से ये हमारी आपतित किरण हो गई और ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। अच्छा, आप यहाँ पर एक बात और भी देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण अगर यहीं पर वापस आ जाए तो, यानी अगर यहाँ से आने लगेगी तो ये यहाँ जाने लगेगी। ठीक है, तो विरल से सघन, सघन से विरल, मतलब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को बार बार रीट्रेस करती हैं, बार बार दोहराती हैं। प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को बार बार दोहराती हैं। अब बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक सदैव किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष ही निकाला जाता है। हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मान लीजिए कि ANG लिखा है या मान लीजिए कि 1N2 लिखा है, उसका मतलब है V1 बटे V2, और इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। अब आपसे कहें ये क्योंकि सापेक्ष ही निकाला जाता है तो फिर निरपेक्ष कैसे निकालेंगे, किसी चीज़ पे निर्भर ही ना करे। मतलब किसी ने कह दिया कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, केवल एक माध्यम का नाम दिया। जैसे किसी ने आपसे कहा कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, इसका मतलब हुआ कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। और इस बात का मतलब हुआ निरपेक्ष जब भी निकालते हैं तो हम हमेशा निर्वात या वायु के सापेक्ष निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ निर्वात और वायु में कोई अंतर हमें नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये 3/2 है। क्या मतलब हुआ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं VA/VG, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और बराबर हो गया 3/2। अगर आपको पता हो कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आप यहाँ से चाल निकाल भी सकते हैं। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की औसत चाल तीन 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल का मात्रक आपको मालूम है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी आपको एक संबंध निकालना हो कि ANG गुणा GNA कितना होगा, तो बताइए क्या आएगा। इसको हल करते हैं। ANG का मतलब हो गया VA/VG और GNA जो हो गया वो VG/VA। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, VA से VA, यानी कि मान 1 आ गया। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ANG और GNA इनका मान गुणा करने पर 1 ही आता है, यानी एक दूसरे के ये व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से
एक और बात हम आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। एक और सवाल है जो कई बार पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि ANG तथा ANW में संबंध, अगर कभी मान लीजिए कि जल और कांच दोनों में संबंध निकालना हो तो कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। ANG का मतलब क्या है। ANG है VA/VG और ANW क्या है। ANW होता है VA/VW। अब देखिए दोनों में VA लिखा हुआ है। VA का विलोपित करना है, VA को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम भाग दे देते हैं। तो ANG/ANW का मान किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे VA/VG और नीचे क्या होगा VA/VW। यहाँ पर VA से VA कैंसिल हो जाएगा और मान आ जाएगा VW/VG। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा WNG को, WNG को। ठीक है, इसका मतलब, अब इसका मतलब भी ज़रा समझ लीजिए क्या है। अगर कभी किसी प्रश्न में प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है तो हमें प्रयोग करना है ANG। यहाँ से देखा जाता है सीधे एयर टू ग्लास। अगर किसी प्रश्न में प्रकाश की किरण, अब बताइए ANW का प्रयोग कब करेंगे। ANW का प्रयोग करेंगे जब हमारे प्रयोग में प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह से अब बताइए इसका प्रयोग कब करेंगे। मान लीजिए कोई लेंस है जो कि जल में डूबा हुआ है, तो इस जल में डूबे हुए लेंस के लिए हम लोग जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो पहले प्रकाश की किरण जल में आएगी और फिर जल से कांच में जाएगी। तो ध्यान रहे VW मतलब वाटर से ग्लास में जब प्रकाश की किरण जाएगी तब हम WNG का प्रयोग करेंगे। तो WNG का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रकाश की किरण VW यानी कि वाटर से ग्लास में जाएगी। तो इस तरह से इनका रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, इनका संबंध निकाल सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है जहां कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, जबकि जल का अपवर्तनांक मैंने आपको बताया, याद भी रख सकते हैं, 4/3 है। तो आइए देखते हैं जरा कैसे इसको हल किया जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हमको ये सोचना है कि क्या मतलब है ये जल में प्रकाश किरणों की चाल, यानी कि प्रकाश किरणें जल में पहुंच रही होंगी। तो सबसे पहले ये सोचिए कि कहाँ से आ रही हैं, वायु से कहाँ जा रही हैं, जल में। प्रकाश की किरणें वायु से जल में जा रही हैं। वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर, यानी कि ANW। ANW मतलब क्या होता है VA/VW। इसको भाषा में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, बटे जल में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज लिखी है, जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमेशा सापेक्ष में निकाला जाता है, यानी जल का किसके सापेक्ष है ये बताया नहीं इन्होंने, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि ये वायु के सापेक्ष ही है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया है ना। तो ये मान किसका दिया हुआ है, ये मान इन्होंने वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक का ही दिया हुआ है। तो 4/3 वायु में प्रकाश की चाल आपको याद रखनी है, 3 × 10⁸ होती है, और जल में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से जब तिरछा गुणा करके आप हल करेंगे तो 9/4 × 10⁸। और अब जब इसको आप हल करेंगे
तो 2.25 गुणे 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। अब एक सवाल आपके मन में होगा, ये सघन और विरल को कैसे बताएंगे? तो ध्यान रहे, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है। सघन माध्यम वो माध्यम है जहाँ प्रकाश धीरे चलता है और विरल माध्यम वो है जहाँ प्रकाश तेज चलता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब किसमें कण पास पास हैं, किसमें दूर दूर हैं, ये पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको अब यहाँ पर देखिए दो वेग हैं, एक वायु में प्रकाश का वेग है, हम लोगों ने निकाला वायु में प्रकाश का वेग, वो निकाला है। निकाला क्या मतलब हमें याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जल में प्रकाश का वेग वो कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये संख्या ज़्यादा है, ये संख्या कम है, यानी वायु में प्रकाश तेज चल रहा है और जल में प्रकाश धीमे चल रहा है। इसको VA लिखा है और इसको हमने शॉर्ट में VW लिखा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि VA का मान ज़्यादा है, VW कम है। तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। इसी के साथ ही हम एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको भी हल करके आप इसका उत्तर हमें बताएंगे। कांच में प्रकाश किरणों की चाल ज्ञात कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कक्षा को पढ़ने में मज़ा आया होगा। हमारी अगली कक्षा लेंस पर होगी, तो बने रहिए हमारे साथ, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक इसका बार बार अभ्यास करें और अगर कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।